नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है परिसंचरण तंत्र। तो आज हम हृदय और रक्त के प्रवाह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और परिसंचरण तंत्र की हम चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम इससे जुड़ी हुई बात करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि आखिर जो परिसंचरण तंत्र है इसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन ये भाग है परिसंचरण तंत्र का, तो इसी के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ होते हैं, जैसे O2, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थ होते हैं। इनके परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मानव में परिसंचरण तंत्र? ये रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है परिसंचरण मानव में मुख्य रूप से। तो इसके तीन प्रकार होते हैं, आप देख लीजिए। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ओपन परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और तीसरा होता है मिक्स परिसंचरण तंत्र। तो ओपन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जो ओपन खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब के आगे बढ़ता है। मतलब रक्त में कोई दाब नहीं होता है और ये बिना दाब के आगे बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल होते हैं जैसे तिलचट्टा होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ का है ये जीव। इसी तरह घोंघा हो जाएगा, मोलस्का, ये सब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इनमें। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इनमें क्या होता है, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मानव नली के माध्यम से ही तो बढ़ता है ना। स्तनधारी भी आते हैं इसमें, स्तनधारी है मानव, हम जानते हैं। इसमें कुछ और स्तनधारी आते हैं। केंचुआ हो जाएगा, और इस तरह इस केंचुआ को एनिलिडा संघ का जीव है ये। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा मिक्स या मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मिश्रित परिसंचरण तंत्र का? तो इसके देखते हैं, रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता हो, कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, तो इसको मिश्रित कहते हैं। जैसे मछली में भी पाया जाता है, मछली और ये मेढक वगैरह में पाया जाता है परिसंचरण तंत्र। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो याद रखेंगे। आइए रक्तवाहिनी पर बात कर लेते हैं। रक्तवाहिनियां क्या होती है, इसको ब्लड वेसल कहा जाता है। रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल क्या होता है, ये रक्त को ले जाने और लाने के लिए नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। जो नसें होती हैं जिनसे रक्त को लाने ले जाने के लिए, इनको रक्तवाहिनी कहा जाता है। इनको अंग्रेजी में ब्लड वेसल कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धमनी, एक शिरा। पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली कैसी है रक्त जो परिसंचरण तंत्र की। जैसे धमनी शिरा होता है, धमनी में क्या होता है, अधिक गहराई पे पाई जाती है। इसमें रक्त का दाब स्पीड दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटी होती है। इसमें क्या होता है, ये कम गहराई पे पाई जाती है, स्पीड भी इसमें कम होती है। इसका रंग क्या, लाल होता है इसका रंग, जो धमनी का होता है, और इसका रंग नीला होता है धमनी का। ये शिरा का, जो शिरा को इंग्लिश में वेन बोलते हैं और धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, शुद्ध रक्त, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हालांकि इसका अपवाद है धमनी का, एक ऐसी भी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ये है फुसफुस धमनी। एक फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त एक शिरा भी ऐसी है जिसका अपवाद है धमनी शिरा, नाम ही है धमनी शिरा। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। हालांकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये जो धमनी होती है क्या करती है, रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक ले जाती हैं और ये वापस लाती हैं शिराएं। तो इस तरीके से इनमें कुछ बेसिक अंतर होते हैं, आप पहले से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर हम इसकी कार्यप्रणाली समझेंगे, अगर हम इसकी कार्यप्रणाली बेहतर तरीके से समझें, तो हम देखेंगे कि हार्ट में कैसे जो हृदय होता है, हृदय में ऐसा होता है कुछ कि इसमें ये महाधमनी में जाता है रक्त, महाधमनी के बाद ये धमनी में जाता है, आर्टरी में जाता है, आर्टरी के बाद ये छोटी धमनी में जाता है, इसके बाद ये कोशिकाओं में जाता है,
और कोशिका से होती है फिर से छोटी शिरा में आता है, फिर ये शिरा में आता है, फिर ये महाशिरा में आता है। तो इस तरीके से रक्त का परिसंचरण वापस हृदय पर पहुंच जाता है। हृदय फिर से रक्त को साफ करने का कार्य करता है। तो हृदय एक मशीन की तरह होता है जो ये कार्य करता रहता है लगातार। ठीक है, जो कोशिका होती है इनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं, तो कोशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये अलग कोशिका होती है, इसको कैपिलरी कहा जाता है, केशिका कहा जाता है इसको। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कोश केशिका है, केशिका, कैपिलरी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये शुद्ध अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं इसमें, और ये पतली नम परत होती है। हृदय क्या होता है? हृदय होता है हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकु भरा होता है और बक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग होता है जो लगातार ब्लड को पंप करता है। इसके कुछ भाग भी होते हैं। एक अलिंद होता है इसका एक भाग। ये दो प्रकार के होते हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद होता है। शरीर में रक्त अलिंद के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करता है। इसमें निलय होता है। निलय क्या होता है? हृदय का निचला भाग होता है, या रक्त को पंप करता है, पंप का काम करता है, और इससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। ये अलिंद निलय। और ये लब्ध डब्ब की ध्वनि करते हैं दो। ठीक है, तो कुछ आइए देख लेते हैं कुछ जानवरों में हृदय, क्योंकि आजकल एग्जाम में बनती है कि बंदर के शरीर में कितने कक्ष का हृदय होता है। तो मछली के शरीर में 2 चैम्बर का हृदय होता है, 2 चैम्बर। इसके अलावा जो उभयचर होते हैं, जो 2 उभयचर होते हैं जैसे मेढक, सरीसृप, तो इनमें 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। मेढक और जो होते हैं सांप होते हैं, सरीसृप, छिपकली होते हैं, तो इनमें 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। ये अलिंद, 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। जो मगरमच्छ, घड़ियाल, सरीसृप है, किंतु इनके जो मगरमच्छ, घड़ियाल, मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं, इनमें 4 चैम्बर का हृदय होता है, 4 चैम्बर वाला। और जो स्तनधारी है तथा पक्षी का हृदय होता है, ये स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ये स्तनधारी जो होते हैं इनमें 4 चैम्बर का हृदय होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। स्तनधारी, इंसान भी स्तनधारी ही है। तो इस तरीके से वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी जंतु कहा जाता है। इस प्रकार जंतु का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ये आप याद रखेंगे, जैसे स्तनधारी, पक्षी, मानव, ये सब महत्वपूर्ण इसके एग्जाम्पल है। 4 चैम्बर आप याद रखेंगे जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उनमें 4 चैम्बर का होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। आइए कुछ और बात करते हैं जो हृदय से ही संबंधित होगी। तो हृदय की खोज हम जानते हैं किसने की थी। हृदय की जो खोज है ये किसने की थी? ये विलियम हार्वे नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो इसमें रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी इसके द्वारा। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हृदय को हम बांटते हैं, हृदय, इसमें धमनी हम बांटते हैं, हृदय बांटते हैं, रुधिर बांटते हैं रुधिर के रूप में, और रुधिर वाहिनियों में बांटते हैं। ये हम इसको बात कर चुके हैं, रुधिर वाहिनी। ठीक है, मानव हृदय छाती के मध्य बाईं ओर होता है, हम बात कर चुके हैं। हृदय ऊतकों का बना एक अंग है जो आवरण से घिरा होता है, इसे हृदय आवरण कहा जाता है। पेरिकार्डियम झिल्ली बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इसमें पेरिकार्डियम द्रव भी भरा होता है, द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है जब हृदय पे चोट लगती है। तो ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं। तो ऊपर क्या होता है, जो आप हृदय की संरचना जब देखेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे इस तरीके से। तो जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं इनको दायां आलिंद और इसको दायां निलय कहते हैं। ठीक है, दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं। ठीक है, जबकि 2 निचले जो कक्ष होते हैं इनको बायां निलय कहते हैं। दायां एवं बायां निलय नीचे मिलेंगे आपको, आलिंद ऊपर मिलेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक सामान्य मनुष्य के जो हृदय का भार होता है ये 250 से 300 ग्राम होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, याद रखेंगे। एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है ये 72 से 75 बार धड़कता है, धड़कन होती है उसमें लब्बे डब्बे की ध्वनि के साथ।
इसके स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय चक्र होता है। जब एक बार लब्य बोलते हैं एक बार डब्य, तो इसको हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर के में रक्त को पहुंचाना होता है, जो हृदय का मुख्य कार्य होता है। धमनी और शिरा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। धमनियों से शुद्ध रक्त और शिराओं के द्वारा वापस रक्त को हृदय तक आता है। तो शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। जो शुद्ध रक्त होता है ये फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये रक्त कहाँ से आता है? ये फेफड़ों से आता है। ये रक्त फेफड़ों से आने के बाद आप देखते हैं हृदय में आता है, फिर इसके बाद ये पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है धमनियों और शिराओं की धमनियों की सहायता से। तो ये याद रखेंगे। तो रक्त के बारे में आइए जान लेते हैं, रक्त क्या होता है। तो रक्त के बारे में आपको यहीं पर जानना ज्यादा अच्छा रहेगा आगे की तुलना में। तो रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ऊतक कई प्रकार के होते हैं, तो ये संयोजी ऊतक है। ये क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। वयस्क मनुष्यों में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। जो महिला होती है इसमें कम होता है 1 लीटर रक्त। तो ये याद रखेंगे हम। रक्त के 2 भाग होते हैं। इसका एक प्लाज्मा होता है मुख्य भाग, और दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं। इसमें पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, या रुधिराणु भी उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको रुधिराणु बोला जाता है, रक्त कणिकाएं। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो ये कितना होता है? ये कुल रक्त में से 55% भाग प्लाज्मा होता है, तथा शेष 45% भाग ये रुधिराणु होता है। तो इस तरीके से आप रक्त का डिवाइड कर देंगे। एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि ज्यादा क्या पाया जाता है? ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये प्रश्न बन चुका है। तो जो रुधिराणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से प्रकार होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, जो रुधिराणु है इसमें लाल रक्त कणिका, इनको आरबीसी बोला जाता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स से गिर जाती हैं। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो आरबीसी होती हैं केवल कशेरुकी होते हैं, जो मतलब सीधे खड़े हो जाते हैं, जिनका एक कंकाल तंत्र पाया जाता है, उनके ही रुधिर में ये पाई जाती हैं। कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग पाया जाता है, लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। इसे लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन को। कौन सा? हीमोग्लोबिन, हीम नामक लाल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य ये श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा भी दी जाती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना होता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना ही इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक सामान्य मनुष्य में जो आरबीसी होती है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। स्त्रियों में हालांकि कुछ कम होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं तो ये आरबीसी का देख लीजिए, ये जब आप कभी चेक करवाते हैं अपने ब्लड को तभी आपको पता चलेगा 54 लाख के आसपास प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी होती है ये क्या होती है? 5 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं, रक्त में प्राप्त होती हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, कुल डब्ल्यूबीसी का 7 से 70%, सबसे कम बेसोफिल्स होता है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूसी मोनोसाइट्स है। इसमें मोनोसाइट्स एक श्वेत रक्त कणिका का नाम है। ठीक है, और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? ये होती है 1.5 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो जो आरबीसी होती हैं लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जो प्लीहा होता है इससे पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का ये कार्य करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका विहीन होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
ये सारी जानकारी बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ये सब हम याद रखेंगे। और आइए रक्त के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, रक्तदाब की बात कर लेते हैं हम, जो ब्लड प्रेशर की बात करती है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं कि मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80 होता है ये औसत रक्तचाप होता है, 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुंचन दाब कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं, डायलोस्टिक प्रेशर। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 जो मिली ये पारा के बराबर जाता है, प्रसारण दाब 80 ml Hg होता है ये पारा के दाब के अनुसार। तो ठीक है, तो इसको किसके द्वारा नापा जाता है? इस फिग्नोमीटर यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मानव रुधिर को याद रखिएगा, दो पार्ट है पाया जाता है, एक प्लाज्मा होता है 55%, दूसरा रुधिराणु होता है ब्लड केयर और कॉर्पस्कुलस ये, या फिर रुधिराणु जिसमें प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु और श्वेत रुधिराणु, या फिर इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा रुधिराणु दो भाग इसके होते हैं, और जो श्वेत रुधिराणु होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु महत्वपूर्ण है। जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मुख्य होते हैं। तो ये आप सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने इसके बारे में जाना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें रक्त का हम देख लेते हैं, किसको रक्त कैसे दिया जाता है। तो रुधिर वर्ग, जो रुधिर होता है इसमें कुछ वर्ग भी पाए जाते हैं। तो आइए रुधिर वर्ग की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो रुधिर वर्ग ए होता है, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो ए में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। तो रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा। तो इसमें इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो एंटीजन एंटीबॉडी, तो आप देखेंगे ए में इसमें ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होती है, जबकि इसमें रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी इसमें प्राप्त होता है और एंटीबॉडी ए प्राप्त होती है। जो ए बी रक्तदाता समूह होता है, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी प्राप्त नहीं होती है। और जो ओ होता है वर्ग, रुधिर वर्ग ओ, इसमें एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी होगी, और ये एंटीबॉडी इसमें ए बी दोनों उपस्थित होती हैं। तो इस तरीके से रक्त के समूह बनते हैं। अगर देखा जाए तो रक्तदाता जो समूह, ये समूह हो गए रक्तदाता, ये रक्तदाता समूह हो गए। तो इसमें आप देखेंगे जो प्राप्तकर्ता समूह होगा, तो ए जो रक्तदाता समूह है ये ए को दे सकता है, लेकिन ये बी को नहीं दे सकता है। ये ए बी को दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, जो रक्तदाता समूह ए होता है, जिसका ए ग्रुप वर्ग में रक्त होता है। जो दूसरा बी होता है, बी रक्तदाता समूह है, ये बी को नहीं दे सकता। ये एंटीजन जो रक्तदाता समूह है, प्राप्तकर्ता समूह होते हैं, ये इसको प्राप्तकर्ता समूह ए को नहीं दे सकता है। इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राप्तकर्ता समूह में लिख लेते हैं। 4 पार्ट है, ए बी ओ, ये हमने देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है, जो बी रक्तदाता समूह है, ये ए को रक्त नहीं देगा, इसका रक्त ये दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को ये दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता ये रक्तदाता समूह। जो ए बी होता है, ये किस किस को रक्त दे सकता है? तो ए बी वर्ग ए को ब्लड नहीं अपना दे सकता है, वर्ग ए को अपना ब्लड नहीं दे सकता है। ये अपना ए बी जो बी को भी अपना नहीं ब्लड दे सकता है, ये ए बी वर्ग समूह को रक्त अपना दे सकता है, ओ को भी अपना रक्त समूह नहीं दे सकता है। जबकि जो ओ होता है, इसको सर्वदाता कहा जाता है। ये किसी भी वर्ग समूह को अपना रक्त प्रदान कर सकता है, चाहे वो ए वर्ग समूह के लोग हों, बी वर्ग समूह के लोग हों, सी के हों,
बी वर्ग समूह के हों, ए बी वर्ग समूह के हों या फिर ओ वर्ग समूह को हों। इसलिए इसको ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। और जो ए बी होता है इसको सर्वग्राही कहा जाता है। इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ये किसी से भी अपना रक्त ले सकता है, लेकिन ये सबको दे नहीं सकता। सबसे ले सकता है लेकिन ये सबको अपना रक्त दे नहीं पाता। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनका याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। आखिर क्या होता है श्वसन तंत्र? तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में शामिल होता है उसको श्वसन तंत्र कहते हैं सामूहिक रूप से। इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज को तोड़ देती है। जो शरीर में ग्लूकोज हमारा बनता है इसको तोड़ देती है और इससे को क्या करती है? CO2 H2O तथा ऊर्जा निकलती है। हम देखें तो ग्लूकोज की क्रिया देखें तो हम +6O2, तो ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा? 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये श्वसन की क्रिया है, ये श्वसन की क्रिया होती है। तो यही क्रिया जो होती है हमारे श्वसन के माध्यम से होती है। ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति होता है सही ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है। ठीक है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया होती है, अपचायी। ठीक है। तो ये श्वसन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात थी। तो ये जो श्वसन होता है सांस अंदर तथा बाहर लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, निश्वसन और निश्वसन। तो ये दो प्रकार से होती है। सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहा जाता है और जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो इसको निश्वसन कहा जाता है। तो इसमें जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये महत्वपूर्ण है, क्या शामिल होता है निश्वसन में? तो इसमें O2 जो होती है ऑक्सीजन गैस, ये 21% के लगभग हम लेते हैं। CO2 हम 0.033% के आसपास लेते हैं और हम जो नाइट्रोजन है ये 78% तक हम नाइट्रोजन लेते हैं। और जब हम बाहर इसको निकालते हैं, निश्वसन करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें हम बाहर निकालते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो निश्वसन कहते हैं। इसमें जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है और ये इस तरीके से गैसें निकलती हैं। आप देखेंगे O2 आपकी वापस 17% के आसपास निकल जाएगी, जैसे CO2 आपकी 4.6% निकलेगी लगभग, और नाइट्रोजन जो होती है ये 78% के आसपास फिर से आपकी बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आपका श्वसन होता है। ठीक है। तो अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एक कोश की जीव होता है तो इसमें विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है। जो जलीय जीव होते हैं तो इनमें गलफड़े जो होते हैं, गिल्स, इनके माध्यम से श्वसन होता है। जो कीट होते हैं इसमें श्वास नली के माध्यम से श्वसन होता है। और निष्क्रिय जो मेढक होते हैं भूमि के अंदर रहते हैं, इनमें त्वचा के अंदर माध्यम से श्वसन ये करते हैं। मानव फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो अपने अपने श्वसन के सब अलग अलग अंग होते हैं सारे जीवों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें डायफ्राम महत्वपूर्ण है। डायफ्राम देख लीजिए क्या होता है। यह बक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। ये निश्वसन में यह 75% योगदान देता है। गर्भवती महिलाओं में निश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी ज्यादा नहीं होती है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो ये डायफ्राम हमारे इस छाती के बीच में पाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। ग्रसनी क्या होता है? ये नासिका कपाट के नीचे मुख गुहा के पीछे पाया जाता है और ग्रसनी इससे भोजन एवं वायु मार्ग दोनों जाते हैं। आप देखते हैं ये हमारे नासिका कपाट के नीचे कभी कभी हमारा खाना अड़ भी जाता है। तो इस तरीके से ये अपना एक ये हो गया। एक फेफड़ा देख लीजिए। फेफड़ा भी महत्वपूर्ण है। लंग्स, ये बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, पार्ट है शरीर का। यह मानव के बक्ष गुहा में पाया जाता है और मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। हम जानते हैं दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा ये जो होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढके होते हैं। इसको फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं फेफड़ों को। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है।
हम देखते हैं आप देखते हैं हृदय काम करता है पंप करने का, लेकिन फेफड़े ही होते हैं जो इसको शुद्ध रक्त मिलाते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे। श्वास नली, वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है, ट्रैकियों के बाहर सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलोन कार्टिलेज कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से श्वास नली में आती है, हाइलिन इसको बोलते हैं, वायु आती है और आगे चल के इससे फेफड़े जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे फेफड़े संबंधी पूरी महत्वपूर्ण संरचना क्लियर होती है, पूरी बन जाती है संरचना। इसमें कोशिकीय श्वसन भी होता है, मानव कोशिका के अंदर ये होता है श्वसन, वही जटिल प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य में श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। श्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। श्वसनीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहा जाता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसमें वसा हो जाएगा और इसमें प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके श्वसनीय पदार्थ होते हैं, इनके अपघटन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। जो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन होता है इसको बाह्य कहते हैं, जो कोशिका में श्वसन होता है उसको हम आंतरिक श्वसन बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर। तो हम जानते हैं पाचन तंत्र शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। जो हम देखते खाना खाते हैं हम, तो पचाने का कार्य पाचन तंत्र के ही माध्यम से होता है। अगर हम इसको देखें, हम थोड़ा चित्र के माध्यम से इसके समझें, हम देखेंगे इसमें आहार नाल से जो खाना आता है ये आगे जाके आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। इसके बाद ये जो खाना होता है यहाँ पे इसमें यकृत में कुछ यकृत होता है, यहाँ पे इसमें कुछ रस मिल जाते हैं, वह पित्ताशय के माध्यम से पित्त रस वगैरह मिल जाते हैं। फिर आगे चल के आप देखेंगे ये खाना अग्नाशय होता है, इसमें अग्नाशय से रस मिलते हैं। और हम देखेंगे ये आगे चल के छोटी आंत होता हुआ बड़ी आंत से होता हुआ आगे चल के आखिरकार गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से होती है, जो हम जानते ही हैं, जो पाचन तंत्र होता है हमारा। तो आइए पाचन तंत्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा ठीक तरीके से, ताकि हमें लिए आसान हो जाए पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करना। आइए चलिए पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ऐसे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं उनको सामूहिक रूप से पाचन तंत्र हम कहते हैं। पाचन तंत्र दो भाग में बटा होता है, एक तो आहार नाल में बटा होता है और दूसरा बटा होता है पाचक ग्रंथि में। पाचक ग्रंथि में आहार नाल क्या होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। आहार नाल होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है और ये गुदा तक जाती है। तो ये पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट के लगभग इसकी लंबाई होती है, ठीक है, 32 फीट। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा ये सारे अंग आते हैं। जो संबंध पाचन ग्रंथि होती है, जो जुड़ी हुई पाचन ग्रंथि होती है, ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली, ये ग्रंथियां जो होती है भोजन को पचाने वाले एंजाइमों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंजाइमों का। और जो एंजाइम होते हैं वास्तव में याद रखिएगा प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन बने होते हैं। इसमें आप देखेंगे लाल ग्रंथि आ जाएगी, पित्ताशय, अग्नाशय और भी अन्य रस आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के इस तरीके से दो भाग में बटी होती है। आप देखेंगे जो मुख गुहा होती है तो यहाँ से भोजन का प्रारंभ होता है। लाल ग्रंथि इसमें मिक्सचर लाल में इसमें मिल जाती है। जो लाल ग्रंथि होती है तो लाल में लाइसोजाइम, टाइलिन और भी अन्य प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन इसमें निकलता है। ये एंजाइम साथ में जो कीटाणु होते हैं भोजन के साथ आ जाते हैं, इनको भी मारने का कार्य करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग कभी घाव लग जाता है तो लोग बोलते हैं कि इसमें आप थूक दो। इससे क्यों थूक दो? क्योंकि लार में एंजाइम होते हैं जो कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं।
तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आगे चल के बात करते हैं आगे के भागों पर। इसमें आप देखेंगे दांत भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ये भी मुख्य सहायता प्रदान करते हैं। फिर ग्रास नली ये आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। आइए आमाशय पे बात करते हैं। आमाशय को पेट बोला जाता है, स्टमक बोला जाता है, या थैलेनुमा आकृति होती है। भोजन को संग्रहित करने और पाचन दोनों का कार्य करती है। ये भोजन को लगभग 4 घंटे रोक के लगती है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग होते हैं। तो जो कार्डियक में HCl निकलता है, आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हम जानते हैं ये टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है यहाँ पे, और कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, एंजाइम को क्रियाशीलता बढ़ा देता है जब आमाशय में खाना पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं यहीं पर। इसमें पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। इसी में आप देखेंगे यहाँ पे रेनिन जो एंजाइम होता है, ये दूध को दही में बदल देता है, दूध को पचाता है, और इसके बाद ये क्या करता है, केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, यहीं पर आप जठर रस भी इनमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से खाना पचाना आसान हो जाता है। आप आगे देखेंगे तो इसमें आगे खाना जाता है कई सारे एंजाइमों से मिलके छोटी आंत में खाना जाता है। छोटी आंत, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसमें पक्वाशय, जेजुनम और इलियनम नाम की 3 संरचनाएं होती हैं। फिर इसके बाद यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है और क्षतिग्रस्त हिस्से का ये खुद से निर्माण कर लेती है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है और ये पित्त जूस मिलाती है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। पित्ताशय, इसमें यकृत द्वारा बनाया जो पित्त आकार, जो यकृत के द्वारा बनाया गया, इसमें पित्त आकर जमा रहता है पित्ताशय में। तो आपने सुना होगा जब लोग बोलते हैं कि पित्ताशय की उनको पथरी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा तो पित्ताशय को बाहर ही निकाल देता है, क्योंकि यकृत तो पित्त बना ही रहा होता है। ये पित्ताशय बस स्टोर नहीं हो पाता है, जो जूस होता है पित्त रस, तो ये पित्ताशय को निकाल देते हैं डॉक्टर जब किसी को ये कुछ समस्या होती है, पित्त की ये कुछ पित्त की थैली की कुछ समस्या होती है। ठीक है, तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है यहाँ पे जो पित्त रस होता है। इसका मान क्षारीय होता है, ये पीएच मान 7.5 से 8.5 के आसपास होता है इसका मान। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो अग्नाशय में अग्नाशयी रस हमें प्राप्त होता है, पेनक्रियाटिक जूस इसको बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हार्मोन एंजाइम भी मिलते हैं जो संबंधित होते हैं पचाने से संबंधित भोजन को। कुछ एंजाइमों के हम नाम लिख लेते हैं। जो इरेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ये प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, लाइपेज क्या है, ये बसा का पाचन करता है, एंजाइम होता है, ये बसा का पाचन करता है, बसा को ग्लिसरॉल और बसी अम्ल में बदल देता है। ये माल्टेज ये माल्टोज को पचाता है, माल्टोज शर्करा को। सुक्रेज ये सुक्रोज चीनी को पचाता है, और लैक्टेज ये क्या करता है, लैक्टोज को पचाता है। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन होता है इसको पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन बड़ी आंच में जाता है। बड़ी आंच में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है और भोजन का नहीं। विटामिन बी का भी निर्माण यहाँ पे होता है बड़ी आंत में। तो इस तरीके से आप देखेंगे बड़ी आंत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भोजन को बिल्कुल कंप्लीट करने में, ताकि वो आगे चल के गुदा से निकल पाए। ये यहाँ पे पाचन की क्रिया और जल अपघटन की क्रिया होती है मुख्यतः। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चल के हम भोजन का आखिरकार इसका मल के रूप में परित्याग कर दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा, और अब आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और कल हम एक बहुत भी महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ मिलते हैं, कल बायोलॉजी के लेक्चर के साथ, और ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर। नमस्कार।